अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7B है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल. वायरस, प्राइन्स एंड वायराइड्स आर नॉट कंपोज ऑफ सेल, rather they are subcellular or acellular particle. They do not run any metabolism inside them. They show some characteristics of living organism. They can increase in number and can transmit their characteristics to next generation. We know that such acellular particles are not classified in any of the 5 kingdoms of organism. तो जैसा कि हमने अभी सेल थ्योरी के फर्स्ट प्रिंसिपल में स्टडी किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि सारे जानदार जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन क्योंकि वायरस जो है वो एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी इसकी बॉडी में जो है वो सेल्स नहीं होते हैं, ये क्रिस्टलाइन नेचर होता है, इस वजह से हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म भी अपनी बॉडी में कैरी आउट नहीं करता, यानी मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस इसकी बॉडी में नहीं होते। तो एज अ रिज़ल्ट हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी शो करता है। मिसाल के तौर पर रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपनी जैसे ही जनरेशन पैदा करता है और फिर उनमें अपने करेक्टरिस्टिक्स भी ट्रांसफ़र करता है। और इन्हीं सारी वजूहात की बेसिस पे इस वायरस को जो है वो किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया था, ये हम स्टडी कर चुके हैं। आगे हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अब हम इस आगे के टॉपिक्स में जो है वो हर सेल के उस पार्ट के मुतल्लिक स्टडी करेंगे जिससे मिलकर जो है वो सेल बना है और बहुत अहम रोल जो है वो उस सेल में प्ले कर रहा है। मिसाल के तौर पे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और इसके अलावा साइटोस्केलेटन है, और इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स भी स्टडी करेंगे जैसे कि न्यूक्लियस, राइबोसोम्स वगैरह। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल। वी नो डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल्स अराउंड देयर सेल, e.g. एनिमल्स एंड मैनी एनिमल्स लाइक protist. Cell wall is a non-living and strong component of cell located outside plasma membrane. It provides shape, strength, protection and support to the inner living matter of cell. तो जो सेल वॉल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के गिर्द मौजूद होती है। ये एक बहुत अहम हिस्सा है, एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ताकतवर हिस्सा है। जिस तरीके से आप लोग ये देखते हैं कि आप लोगों के घरों की दीवारें आप बाहर की मुश्किलात से जो है वो महफूज रखती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सेल वॉल है ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को महफूज रखती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इस सेल की शेप मेंटेन करने के लिए भी सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Plant cell have a variety of chemicals in their cell wall. The outer layer of plant cell wall is known as primary wall, and cellulose is the most common chemical in it. Some plant cells, for example xylem cells, also have secondary walls on the inner side of primary wall. It is much thicker and contains lignin and some other chemicals. तो प्लांट सेल्स की बात करें तो इनमें सेल वॉल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। इसकी जो आउटर सेल वॉल होगी हम इसको प्राइमरी वॉल का नाम देते हैं और इसमें जो केमिकल पाया जाता है वो होता है सेलुलोज। जबकि प्लांट सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 सेल वॉल्स मौजूद होती हैं, जो एक प्राइमरी वॉल कहलाती है और दूसरी सेकेंडरी वॉल कहलाती है। और ये सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल की इनर साइड पर मौजूद होती है, जो कि इसकी निस्बत ज़्यादा मोटी होती है और इसमें जो केमिकल मौजूद होगा प्लांट्स में वो होगा लिग्निन। There are pores inside the cell walls of adjacent cell through which their cytoplasm is connected. These pores are called plasmodesmata. क्योंकि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होता है तभी टिश्यूज़ बनते हैं, हम ये फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। और इनके कनेक्ट होने में इनका साइटोप्लाज्म भी कनेक्ट हो जाता है। और ये कनेक्ट किसके थ्रू होता है? इन सेल वॉल्स में मुख्तलिफ होल्स मौजूद होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख, जिससे ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेल से दूसरे सेल तक कनेक्ट रहता है। ये साइटोप्लाज्म क्या है वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो सुराख हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म कनेक्ट है आपस में, हम उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एक बार दोबारा प्लाज्मोडेस्माटा को रिकॉल कर देता हूँ। सेल वॉल्स में पोर्स मौजूद होते हैं
जो कि साइटोप्लाज्म को कनेक्ट रहने में हेल्प करते हैं। इन पोर्स को हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल्स ऑल्सो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। फंजाई और दूसरे प्रोटिस्ट यानी जो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, इनके पास भी सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद नहीं होता, बल्कि डिफरेंट और मुख्तलिफ केमिकल जो हैं वो होते हैं। आइए उनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। जो काइटिन है वो फंजाई की सेल वॉल में मौजूद होती है। जबकि प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल कंपोज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो उसकी जो सेल वॉल होगी उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है, और पेप्टाइडोग्लाइकन किससे मिलकर बना है? अमाइनो एसिड और शुगर से। इसके बाद हमारे पास आप ये सबसे पहले डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे पास सेल वॉल मौजूद है, किसकी? प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो इस डायग्राम में शो की गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे सेल वॉल के इनर साइड पर मौजूद होगी। ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। हर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल के इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है, और अब साइटोप्लाज्म हम आगे स्टडी करने वाले हैं। सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर allowing a very few molecules across it while fencing the majority of chemicals inside cell। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर के तौर पर, रुकावट के तौर पर एक्ट करती है, लेकिन कौन सी रुकावट? सेमी परमिएबल, यानी कुछ को जाने की इजाज़त देगी और कुछ को जाने की इजाज़त नहीं देगी और बाहरी रोक लेगी। सेल मेम्ब्रेन को इस चीज़ का पता होता है, या आप ये कह लीजिए कि ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन सा केमिकल या कौन सा जो सब्सटेंस है वो इनर सेल में रिक्वायर्ड है और ज़रूरी है, और कौन सा जो है वो ज़रूरी नहीं है या नॉन रिक्वायर्ड है। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, और यही वजह है कि जो केमिकल इंटरनल कंपोजिशन है सेल की वो सेल मेम्ब्रेन मेंटेन रखती है। In addition to this vital role, cell membrane can also sense chemical messages and can identify other cell। और इसके अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि ये केमिकल मैसेजेस को भी सेंस करती है और दूसरे करीब जो सेल अटैच हो रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करती है। Chemical analysis revealed that cell membrane is mainly composed of protein and lipids with small quantities of carbohydrate। Electromicroscopic examination of cell membrane have led to the development of Fluid Mosaic model of cell membrane। अब हम स्टडी करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, यानी इसकी शेप, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, और वो जो चीज़ें इससे जो मिलके इसे बना रही हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। ये सब जो हम अब स्टडी करने वाले हैं इसको हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है सेल मेम्ब्रेन का। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो हमने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। आइए इसको डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। कौन सा मॉडल है ये? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस डायग्राम को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देंगे। तो ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है कि इसमें जो है वो लिपिड की बाय लेयर मौजूद है। आप ये पिंक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो देख सकते हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक बाय लेयर बना रहे हैं। जबकि इसमें जगह जगह जो है वो प्रोटीन्स धसे हुए हैं। वर्ड यूज़ हो रहा होगा एम्बेडेड का। एम्बेडेड मतलब धसे हुए। आप ये येलो मॉलिक्यूल देख सकते हैं, एक पिंक कलर का बड़ा मॉलिक्यूल देख सकते हैं, ये जो है ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि और भी मुख्तलिफ जो हैं वो मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद होते हैं, जैसे कि लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी चीज़ें जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है कि लिपिड बाय लेयर है और जगह जगह जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर धसे हुए हैं। और ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी दोनों पिंक मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये इन लिपिड्स ने एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है। इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाय लेयर। जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उसमें कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो मौजूद होगा। इन यूकैरियोटिक सेल मेनी ऑर्गेनेल्स ई.जी. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यानी ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट हो और दूसरे ऑर्गेनल्स प्रोमिनेंट हो, उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं और यही वजह है कि वो प्रोमिनेंट भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास
जो लास्ट टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। हमारा न्यूक्लियस जो है वो एक इन्वेलप यानी सेम मेम्ब्रेन से ही जो है वो घिरा होता है, जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा गाढ़ा लिक्विड है, या कह लीजिए कि कम गाढ़ा लिक्विड है, जो कि न्यूक्लियस के इन्वेलप के और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है। ये एक लिक्विड है। इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर कम्प्लीटली और पार्शली डिजॉल्व। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मौजूद होगा, वाटर मौजूद होगा, और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स इसमें हल भी हुए होते हैं और कुछ बगैर हल हुए भी पड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और मुख्तलिफ सॉल्ट्स, सोडियम के, कैल्शियम के, आयोडीन वगैरह के। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनल्स एंड आल्सो एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म पहली चीज़ तो हमारे बाकी ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है एक चीज़, और दूसरी चीज़ के उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जगह भी प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं सेल्स के, इंटरसेलुलर जो फंक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, यानी वो रिएक्शंस जो कि सेल कैरी आउट कर रहा है वो साइटोप्लाज्म में कैरी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें आप ग्लूकोज को जो है वो उसके छोटे हिस्सों में तकसीम करके उससे एनर्जी हासिल कर लेते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, यानी ये लिक्विड नुमा मटेरियल में होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह आपका हामी नासिर।